नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10। हमारा चैप्टर चल रहा है वन्य और वन्य जीव संसाधन, यानी वन और वन्य जीव संसाधन। इसका तीसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इसमें वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, यानी इसके कितने प्रकार हैं और किस तरीके से ये बटा हुआ है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कि उसके बारे में बच्चों देखिए, वन्य और वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण। वन तथा वन्य जीव संसाधन के संरक्षण की प्रक्रिया में, संरक्षण मतलब क्या होता है, रख रखाव की प्रक्रिया में प्रबंधन, नियंत्रण तथा विनियमन, ठीक है, अपेक्षाकृत कठिन है। यानी कहते हैं इसकी रख रखाव करना, इस पर नियंत्रण करना, इसका पूरी तरह से देखरेख करना कोई आसान कार्य नहीं है। भारत के अधिकांश वन तथा वन्य जीव प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधीन हैं। आज देखने को क्या मिलता है, भारत के अंदर जो अधिकांश क्षेत्र हैं वो वन हैं या वन्य जीव के जो भी क्षेत्र हैं वो सरकार के क्या है, कंट्रोल में है, उनके अधीन है, वो आप सरकार के पक्ष के पास हैं। वन विभाग तथा अन्य प्राधिकारों द्वारा प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से जो वन विभाग होता है वो इसके सारे कार्य को देखरेख में करता है। वन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वन्य जीव के बारे में हो चाहे वनों की रक्षा के बारे में हो। क्या आप जानते हैं वन तथा वन्य जीव भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची वर्गीकृत समवर्ती सूची का विषय है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र तथा राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में रखा हुआ होता है वन्य और वन संसाधन वाला क्षेत्र, वो एक ऐसा विषय है, ऐसी उसमें क्या है, क्योंकि दोनों ही, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही इसमें क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। संविधान का भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा प्रोत्साहन सरकार का कर्तव्य बताया गया है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर जो अनुच्छेद आया है उसका 48A में पर्यावरण का जो संरक्षण है उसकी देखरेख करने का कार्य, कर्तव्य किसका है, दोनों सरकारों का है। दोनों सरकारों के बारे में इसमें कहा जा रहा है। देखिए, वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण, यानी जो वर्गों में बांटा गया है वो कितने प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, यानी बांटे गए हैं। वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण के आधार पर इन्हें अत्यधिक मूल्यवान वन माना जाता है, ज़्यादा ही कीमती वन माना जाता है। जो आरक्षित वन होते हैं जो पूरी तरीके से सरकार के अधीन है और सरकार इनका देखरेख कर रही है क्योंकि ये बहुत मूल्यवान वन है। रक्षित वन क्या है, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, यहाँ कितना था, आधा, यहाँ कितना कहा, 1/3 हिस्सा रक्षित वन की श्रेणी में आता है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी रक्षा की जाती है, इसलिए इनका नाम रक्षित वन कहा है कि इन वनों को बचाने के लिए इनका ये नष्ट ना हो, इनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, इसलिए रक्षित वन कहा गया है। कितना भाग है इनका, 1/3 भाग। अब है अवर्गीकृत वन। आरक्षित तथा रक्षित वनों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वन तथा बंजर भूमि अब अवर्गीकृत वन कहते हैं या कहलाते हैं। ऐसे वनों का सरकार, समुदाय तथा व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का भी होता है, समुदाय का भी होता है और कुछ पर्सनल भी होता है, व्यक्ति के खुद का भी होता है। आरक्षित तथा रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वनोपज तथा उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। यानी इमारत जो बनती है उनकी जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है उनके लिए किया जाता है। वनों के और वन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में वन, ये वाला रक्षित वन, यानी जो आपका कहेंगे रक्षित और आरक्षित वन पाए जाते हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र में 75% है। जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में गुजरात अधिकतर वन अवर्गीकृत वन श्रेणी में आते हैं तथा स्थानीय समुदाय द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है। अब क्या है बच्चों, समुदाय और वन संरक्षण।
वन के प्रकार पढ़ लिए, वन 3 प्रकार का बताया बच्चों, ठीक है। अब क्या है, समुदाय वन संरक्षण। वन संरक्षण नीति भारत में लंबे समय से अस्तित्व में है। हम इस बात पर अनभिज्ञ है, यानी जानते नहीं है, इसकी जानकारी हमें नहीं है कि वन हमारे देश की कुछ मानव प्रजातियां तथा आवासीय स्थल भी हैं। कई जाति जनजाति वन अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण का कार्य करती हैं। आप सभी जानते हैं कुछ ऐसी जातियां हैं जो जनजातियां हैं, जो वनों में ही रहती हैं, उनका वो आवासीय स्थल भी है, ठीक है बच्चों। जो दीर्घकाल में भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत खनन कार्य बंद करने के लिए संघर्षरत रहे हैं। कई क्षेत्रों में निवासियों द्वारा स्वयं का संरक्षण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है तथा सरकारी हस्तक्षेप को भी अस्वीकार कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोग 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम है। कहते हैं कुछ ऐसा भाग 5 गांवों ने कुछ ऐसी जमीन को 1200 बीघे या हेक्टेयर की जो जमीन है वो वन के लिए पूरी तरीके से क्या कर दिया है, रिकवर कर दी है, पूरी तरीके से आरक्षित कर ली है और ऐसी कर दी है जिसके नियम कुल अलग ही हैं। इस अभयारण्य में शिकार वर्जित करते हुए घुसपैठ में वन जीवन संरक्षण किया गया। कहते हैं जो अभयारण्य का मतलब होता है वन, वनों में शिकार वर्जित करते हुए घुसपैठ से वन जीवों का संरक्षण किया गया है। इस प्रकार से इसमें बातें कही गई हैं। अब देखते हैं पवित्र पेड़ों की झुरमुट विविधि और दुर्लभ प्रजातियों की संपत्ति के पवित्र जो पेड़ हुए हैं बहुत सारे ऐसे, हमने प्रकृति पूजा वैदिक काल से भारत की संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही है। आप सभी जानते हो जो पूजा पाठ होता है वैदिक काल से लेकर आज भी हमारी संस्कृति का विरासत बनी हुई है। इसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इसी विश्वास से विभिन्न वनों के मूल कौमार्य स्वरूप को बचाया रखने की सहायता की है। इसी पवित्र पेड़ों की झुरमुट अथवा देवी देवताओं के वनों की संज्ञा दी जाती है। वनों के इस भाग को स्थानीय निवासी घूमते हैं। वह किसी भी इन वनों को छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं देते हैं। विभिन्न समाज द्वारा विशिष्ट वृक्षों की पूजा की जाती है। ऐसे वृक्षों की सदियों से संरक्षण होता है। आप भी देखते हो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसको हमारे यहाँ क्या है देवी देवता के रूप में क्या होता है बच्चों, उन्हें पूजा जाता है। जैसे पीपल का पेड़ है, आप सभी जानते हैं बहुत पूजा जाता है, बहुत मान्यता है उसकी। बड़का पेड़ है, उसे भी बहुत पूजा जाता है, उसकी बहुत मान्यता है। छोटा नागपुर की मुंडा तथा संथाल जनजाति द्वारा महुआ तथा कदम के वृक्षों की पूजा की जाती है। उड़ीसा बिहार में शादी के दौरान आम के वृक्ष की पूजा की जाती है, यह उसका रिवाज है। पीपल तथा बट वृक्ष पवित्र माना जाता है, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। बिहार में आम के पीपल की पूजा की जाती है बच्चों। अब देखिए क्या है बच्चों, इसमें भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियों में, भारत की जो संस्कृतियों में प्रकृति तथा उसके अवयवों की पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है। झरनों में पर्वतीय चोटी वृक्ष पशुओं की पवित्र मानकर उनकी रक्षा करने के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिरों के निकट बंदर तथा लंगूरों के भोजन देते उपासकों के अपना देखा होगा, यानी उपासकों को आपने देखा होगा बंदरों को लंगूरों को भोजन खिलाते हुए जो मंदिर के पास होते हैं। इन्हें भी मंदिर का भक्त माना जाता है। राजस्थान के विश्नोई जनजाति गांव के आसपास के काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय को मोर झुंड देखे जा सकते हैं। यह वन्यजीव विश्नोई समाज के जीवन पर अभिन्न हिस्सा है। इन जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके संरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार से इन वन्य जीवों को कोई भी वहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाता राजस्थान के अंदर, वो लोग इनकी पूरी तरीके से रक्षा संरक्षण इनका करते हैं। क्रियाकलाप, आप रीति रिवाज की जानकारी कीजिए जो पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके संरक्षण से जुड़ा है। इस विषय पर एक निबंध भी आप सब लिखेंगे। बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो रीति रिवाज है भारत की परिवार के अंदर जो नियम है, कानून है या उनके तौर तरीके हैं, ठीक है बच्चों, उनके बारे में उनसे ये देखें कि जो पर्यावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है या उससे किस प्रकार से इसकी रक्षा की जा सकती है। आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ चिपको आंदोलन के बारे में। आपने सुना है चिपको, जिसका आयोजन उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में वन कटाई रोकने के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन का मतलब होता है चिपकना। चिपको का मतलब क्या होता है? चिपकना, यानी पेड़ों से चिपक जाना। इसका आंदोलन का यह आंदोलन अधिक सफल नहीं रहा, किंतु यह अवश्य बताया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वशीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक तौर पर पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिकीय
कृषि के नए तरीके विकास का व्यापक हुए हैं। टिहरी में किसानों को द्वारा चलाया गया बचाव आंदोलन या नवधान्य यह एक प्रदर्शित किया गया कि फसलों का उत्पादन बिना किसी रासायनिक उर्वरकों प्रयोग से किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कृषि उत्पादन अधिक व्यावहारिक प्रमाणित हो सकता है, यानी कृषि जो उत्पादन है वो व्यावसायिक या पूरी तरीके से उत्पादन के लिए लाभकारी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कहते हैं भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई। कब हुई बच्चों? इस कार्यक्रम द्वारा वन का प्रबंधन तथा पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका अधिक प्रकाशित किया गया है। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा देश का पहला प्रस्ताव पारित संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया। इस प्रकार से 1988 में ये प्रबंधन कार्यक्रम जो अधिनियम बना, ठीक है बच्चों, इसकी शुरुआत की गई। और ये किसने शुरुआत की इसकी? सबसे पहले ओडिशा राज्य ने शुरुआत की संयुक्त वन की। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम में संरक्षण तथा रखरखाव की स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ उनकी सरकारी वन संबंध वानिकी जरूरतों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने का भी एक प्रयास किया गया। इस प्रकार से पूरी तरीके से इसमें ये जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम बना उसमें जो स्थानीय लोग थे उनकी जो भी समस्या थी उनको भी उसमें समझा गया, उनकी जरूरतों को पूरा किया गया। वन विभाग के तहत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों में बचाव के लिए जो ऐसे वन थे जिनका कटाव हो रहा था, ऐसे जो समाप्त हो रहे थे, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण तथा वन विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से हिस्सा लेते हैं। इसके बदले समुदायों को मध्य स्तरीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन लाभों से गैर इमारत तथा वन उत्पादों के प्राप्त करने में हकदार होते हैं। सफल संरक्षण की से प्राप्त इमारतें लकड़ियों से भी ग्रामीण समुदायों को जरूरतों का लाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से जो भी वहाँ से लकड़ियाँ निकलती हैं उन लकड़ियों के लाभ उन सब लोगों को दिया जाता है। वनों के ह्रास के नियंत्रण के लिए, वनों की समाप्ति, जो वनों का जो कटाव हो रहा है उसके नियंत्रण के लिए समय समय पर सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य मौजूदा वनों को संरक्षित तथा समृद्ध बनाना, साथ साथ अधिक से अधिक अपेक्षाकृत पक्षरहित अपक्षरहित क्षेत्रों को वृक्षादन के तहत लाना है। यानी ऐसे वृक्ष जिनको अपेक्षाकृत कर दिया, यानी कोई वैल्यू नहीं है जिनकी, उन चीज़ों को पूरी तरीके से सुरक्षित करना है। भारत में यह चिंता व्यक्त की जा रही है कि पर्यावरण पुनर्निर्माण क्रियाशीलता को सीखने के लिए स्थानीय समुदाय को प्रकृति संसाधन प्रबंधन शामिल करना जरूरी है। स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया से जोड़ने में भारत को अभी भी समय लगेगा। कहते हैं इस प्रकार के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में उन्हें जोड़ने के लिए बहुत सारा समय लगेगा भारत को। कहते हैं वस्तुतः विकास की वह प्रक्रिया मान्य होनी चाहिए जो कल्याण केंद्रीय तथा पर्यावरण हितैषी हो। विकास आर्थिक रूप से तभी प्रतिफलित होगा उसमें जब जन समुदाय की भागीदारी होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, लास्ट में जो चैप्टर समाप्त हो रहा है इसमें, कि जो हमारा वन और वन्य जीव संसाधन वाला जो टॉपिक है इसमें इनकी संरक्षण जब भी हो सकता है, इनका रखरखाव जब भी हो सकता है, इन्हें हम पूरी तरीके से सुरक्षित जब भी कर सकते हैं जब इसमें हम जन समुदाय की पूरी तरीके से भागीदारी लें, जन समुदाय को जागरूक करें, उन्हें इसकी जानकारी दें, उन्हें ये बताएं कि वन से हमें क्या लाभ है, वन्य जीवों से हमें क्या लाभ है, इनके लाभ से हमें कितना लाभ और हो सकता है, चाहे आर्थिक रूप से हो, ठीक है, हमें चाहे बहुत सारे ऐसी जातियाँ जनजातियाँ हैं जो उसमें रहती हैं, वो अपना निवास करती हैं, उन सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। पाठ का सारांश क्या रहा? इस अध्याय में वन एवं वन्य जीव संरक्षण की प्रवृत्तियों का विचार किया गया, उनके ऊपर जो बहुत सारी बातें थी उनके ऊपर विचार किया गया। वनों के ह्रास का प्रभाव वन्य जीवों पर पड़ता है। जब वन कट जाते हैं तो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके ऊपर इनका पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह उनकी प्राकृतिक आवास है, वो वहाँ पर रहते हैं। लुप्त होते वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। भारत में परंपरागत रूप से वनों का संरक्षण लंबे समय से किया जा रहा है, किंतु कानूनी संरक्षण की प्रक्रिया 1960 से लेकर 1970 तक के दशक में आरंभ की गई। ठीक है बच्चों, कानूनी प्रक्रिया के बावजूद वन संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रकार से जो भागीदारी है समुदाय की, स्थानीय लोगों की, उसे बहुत इसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे कि वन और वन्य जीव संरक्षण पूरी तरीके से हो सके। इस प्रकार से बच्चों ये वाला चैप्टर हमें अपने प्रोजेक्ट कार्य के लिए, मानचित्र के लिए पूरी तरीके से समझना है, और बाकी अगला चैप्टर लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।